हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट कनाल्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। कनाल कनाल का मतलब होता है नहरें। तो हम विश्व की सबसे महत्वपूर्ण नहरों के बारे में बात करेंगे। नहर या कनाल क्या होती है? नहर या कनाल ज़्यादातर जो है मैन मेड ही होती है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। मान लीजिए कि एक वाटर बॉडी है, एक नदी, नाला, पहाड़, जो नदी है या समुद्र है, और दूसरी तरफ एक दूसरी नदी या समुद्र है। तो इस समुद्र को जोड़ने के लिए बीच में खुदाई करके एक नहर का निर्माण किया जाता है। नहर का निर्माण ज़्यादातर दो कारणों से किया जाता था। एक तो कृषि कार्य के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, या दूसरा वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जल मार्ग बनाने के लिए, कि यहाँ से इस वाटर बॉडी से इस वाटर बॉडी तक जहाज के द्वारा सामान पहुँचाया जा सके। तो इसलिए नहरों का निर्माण किया जाता था। ठीक, आइए हम अपने नोट्स में देखते हैं। जो ये मटेरियल नीचे जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में अटैच्ड है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं। कनाल्स आर मोस्टली मैन मेड, जैसे मैंने बताया कि मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन वाटर बॉडी टू अनदर वाटर बॉडी। एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी तक के लिए ट्रांसपोर्ट मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसका निर्माण किया जाता था। ठीक, जल मार्ग बनाने के लिए इसका निर्माण किया जाता था। तो अगर हम विश्व की कुछ सबसे प्रमुख नहरों को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले पनामा कनाल, पनामा की नहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहर मानी जाती है। स्वीज कनाल, स्वीज की नहर, जिसको हम विश्व की सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट मैन मेड, मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे ज़्यादा व्यस्त नहर भी मानी जाती है। तीसरी कील कनाल, कील कनाल या कील की नहर, यह विश्व की सबसे बिजिएस्ट नेचुरल जो है, ये सबसे बिजिएस्ट कनाल मानी जाती है। फिर सू कनाल, ईरी कनाल, वोल्गा डॉन कनाल और केपी कनाल। तो ये कुछ विश्व की सबसे महत्वपूर्ण कनाल हैं, सबसे महत्वपूर्ण नहरें हैं। तो आइए हम हर नहर के बारे में और विस्तार में जानते हैं। ठीक, तो पनामा कनाल। पनामा एक देश है, आपका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है पनामा। हमें इस पनामा कनाल को समझने के लिए आइए हम पीछे अपने वर्ल्ड मैप पे चलते हैं। ठीक, ये वर्ल्ड का मैप है जिस पे अभी तक हम काम करते आए थे। पिछला आपने वीडियो देखा होगा। तो ये वर्ल्ड का मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कई सारी कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप डिजिटली मोबाइल पे इसको रख सकें तो और बढ़िया है। ठीक, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन आप देखेंगे तो इधर अमेरिका है इसके, ठीक, इधर अफ्रीका है और इधर यूरोप है। ये सबसे बिजिएस्ट ओशन माना जाता है, ये सबसे व्यस्त ओशन माना जाता है। सबसे ज़्यादा लोग इधर से उधर करते हैं इसी ओशन में, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग इसी ओशन में होती है। तो ये सबसे बिजिएस्ट ओशन माना जाता है। ठीक, तो पहले के ज़माने में अगर अमेरिका को अपने इस छोर से इस छोर पे कोई सामान भेजना है तो सड़कें इतनी ज़्यादा निर्मित नहीं थी, जो जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत कम था, इतनी बड़े बड़े ट्रक्स नहीं होते थे, ट्रेन्स नहीं होती थी, रेलवे लाइंस नहीं होती थी। तो जल मार्ग से ही एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को भेजा जाता था। तो अगर यहाँ से यहाँ इस जगह से इस जगह पे कुछ भेजना है तो जल मार्ग द्वारा वो इतना घूम के लेके जाता था। ठीक, तो जिससे बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा ईंधन लगता था और सामान की कीमत बढ़ जाती थी। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है पनामा। ये पनामा का देश है। ठीक, पनामा, यहाँ बीच में आप देखेंगे तो ये छोटा सा एक कनाल बनाया गया है यहाँ पे, जो कि इस पार से उस पार ले जाता है। तो अब क्या होता है, अब अगर किसी को अमेरिका के इस छोर से इस छोर तक सामान ले जाना होता है तो वो यहाँ से पनामा कनाल को पार करके इधर चला जाता है। इससे क्या होता है, एक तो इतनी लंबी दूरी जाने से बचता है, दूसरा समय बचता है। ठीक, तो पहले ये 15 दिन का समय लगता था इस पार से उस पार पहुंचने में। अब यह कार्य घट के इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रास्ता है वह घट के मात्र 10 घंटे का हो गया। ठीक, तो आप समझ गए कि पनामा कनाल क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। आइए हम अपने नोट्स पे आते हैं। ठीक, तो पनामा कनाल ये सबसे इंपॉर्टेंट कनाल है विश्व का। ठीक, इसमें आप देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है और एक सबसे बिजिएस्ट भी माना जाता है। हाँ, एक बहुत छोटी सी कंट्री है पनामा, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे ये बना है। अब इस कनाल में एक चीज़ और है, इसमें आया है गार्टन लेक। गार्टन लेक क्या है आप समझिए, आप आइए इधर देखते हैं। ठीक, आप ये देख लीजिए,
इधर आपका पैसिफिक है, इधर आपका अटलांटिक है, ठीक। ये आपका पैसिफिक ओशन हो गया, ये आपका अटलांटिक ओशन हो गया, कैरेबियन सी, और इधर से इधर पनामा कनाल द्वारा चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है। थोड़ा सा और जूम करके देखिए तो आप ये देखेंगे कि बीच में एक लेक है यहाँ पे, ठीक। इस लेक का नाम है गाटन लेक। पनामा कनाल की जो टोटल लेंथ है वो 82 किलोमीटर की है। इस 82 किलोमीटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 80 किलोमीटर सिर्फ लेक का हिस्सा है, ठीक, जिसको निर्मित नहीं किया गया, वो नेचुरली वहाँ पे था, ऑलरेडी वहाँ पे था। तो सिर्फ 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर इतनी सी खुदाई की गई, और इस तरफ आपका अटलांटिक हो गया, उस तरफ पैसिफिक हो गया, ठीक। इधर आपका अटलांटिक हो गया, इधर आपका पैसिफिक हो गया, और बीच में लेक ऑलरेडी 80 किलोमीटर की थी, तो 1 किलोमीटर की खुदाई इधर की गई, 1 किलोमीटर की खुदाई इधर की गई, और आपकी पनामा लेक तैयार हो गई, ठीक। तो इस तरह से पनामा लेक का निर्माण किया गया, ठीक। अब इसमें एक बात और कही जा रही है कि इसमें लॉक सिस्टम है, पनामा लेक में लॉक सिस्टम है। तो आप एक पनामा लेक की कहानी समझ लीजिए कि हुआ क्या कि जब पनामा लेक का निर्माण शुरू हुआ तो इस तरफ और इस तरफ, एक तरफ पैसिफिक था, एक तरफ अटलांटिक था, और बीच में पनामा का, मतलब पनामा एक्चुअली में एक देश है जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। तो वहाँ पे जो लेक गॉटन लेक की बात हो रही है, उसकी हाइट समुद्र के तल से ऊंची थी, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई कि आखिर जहाज को यहाँ से ऊपर चढ़ाया कैसे जाएगा, आखिर जहाज को समुद्र के तल से लेक के तल पे चढ़ाया कैसे जाएगा और फिर नीचे उतारा कैसे जाएगा, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो इसके लिए लॉक सिस्टम का निर्माण किया गया। लॉक सिस्टम क्या है, आप देखिए, इसमें ये आप फोटो देख सकते हैं कि कुछ ऐसी दिखती है पनामा लेक, ठीक, कुछ ऐसी दिखती है पनामा लेक। इसमें लॉक सिस्टम का निर्माण किया गया है। लॉक सिस्टम क्या करता है, आपकी नाव पहले यहाँ से यहाँ आती है, यहाँ पे खड़ी हो जाती है, पीछे के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, आगे का दरवाज़ा खोल, उसके बाद मशीनों द्वारा, पंप द्वारा, जैसे ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से पंप द्वारा यहाँ के तरफ पानी डाला जाता है, पानी को आगे पुश किया जाता है, जिससे इसकी हाइट बढ़ के ऊंची हो जाती है और ये इसके दूसरे लेवल के सतह पे आ जाता है। फिर जब ये इसकी सतह पे आ जाएगा तो नाव और आगे बढ़ेगी, फिर पीछे के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर और पानी आगे की तरफ पंप किया जाएगा, फिर इसकी हाइट ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक, और फिर अब ये इसकी सतह के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह धीरे धीरे ऐसे ऊपर कर करके इसको गाटन लेक के बराबर कर दिया जाता है। इसकी हाइट गाटन लेक के बराबर कर दी जाती है ना आपके जहाज़ की। फिर 1 किलोमीटर तक ये कार्यक्रम होता रहता है। फिर आपका जो नाव है वो गाटन लेक तक पहुंच जाता है, और गाटन लेक में पहुंचने के बाद फिर 80 किलोमीटर तड़ चलता चला जाता है, और फिर अंतिम के जो 1 किलोमीटर बचता है उसमें फिर इसी तरह पानी को, जहाज को लॉक सिस्टम द्वारा एक दरवाज़ा बंद करके पानी थोड़ा सा निकाला जाता है, नाव नीचे की तरफ आ जाती है, फिर आगे बढ़ाया जाता है, फिर पानी निकाला जाता है उस चैम्बर का, फिर नाव नीचे आती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पानी निकाल के इधर जो है पैसिफिक के बराबर कर दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह से लॉक सिस्टम का काम होता है। इस तरह से पनामा जो नदी है वो लॉक सिस्टम पे वर्क करती है, ठीक। अब आप देखिए इसका निर्माण कब हुआ था, 1914 में इसका निर्माण हुआ था। ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। इसका जो निर्माण की शुरुआत थी वो फ्रांस ने किया था, पर फ्रांस ख़त्म नहीं कर पाया था, क्योंकि जब फ्रांस ने शुरू किया तो उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत नई थी कि हम इसके जल सतह को, जो गाटन लेक है वो ऊपर है और जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन है उसका सतह नीचे है, तो आखिर इस डिफरेंस को हम पूरा कैसे करेंगे, जिसकी वजह से फ्रांस फिर इससे आउट हो गया था। फ्रांस ने छोड़ दिया इस लेक को और कहा कि हमें ये लेक नहीं बनानी है, और फिर आगे यूएस ने इसको कंप्लीट किया। क्यों यूएस ने कंप्लीट किया, क्योंकि जैसे हमने पीछे देखा कि इस लेक के बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो अमेरिका को ही हो रहा था, यूएस को ही हो रहा था, कि इनको इतना 15 दिन का जो चक्कर मार के जाना पड़ता था, अब वो काम 10 घंटे में हो रहा था। तो इसीलिए यूएस का ज़्यादा फ़ायदा था, इसलिए यूएस इसमें लगा रहा और यूएस ने इसको निकाला, ठीक। अब आप जैसे देख रहे हैं इतनी बड़ी लेक है और इतना फ़ायदा कराती है ये, तो इस लेक को पार करने का कुछ टोल टैक्स भी होता होगा। तो बात सही है, इसको पार करने का बहुत बड़ा टोल टैक्स लगता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो $90, एक कंटेनर को पार करने का $90 लगता है, और एक व्यक्ति को पार कराने का $150 लगता है।
एक जहाज कम से कम 5,000 कंटेनर एक साथ लेके पार होती है। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 45,000 डॉलर एक नाव से इनको टोल टैक्स कलेक्ट होता है। तो एक 45,000 डॉलर, इसको अगर आप इस समय के रुपए से कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 3 करोड़ रुपए एक नाव को पार कराने का पनामा कनाल में टोल टैक्स लगता है। ठीक, चलिए, तो पनामा कनाल आपको समझ में आ गई होगी। पनामा कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम इसके सवाल भी देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल बनते हैं और पनामा कनाल कैसे है, आप समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं सुइस कनाल। सुइस कनाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कनाल है। ये भी एक मैन मेड कनाल है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। ठीक, ये क्या करती है, ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ती है। मेडिटेरियन सी और रेड सी, आइए हम अपने वर्ल्ड मैप पे फिर से चलते हैं और वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। देखिए पनामा हमारा डन हो गया। ठीक, अब हम आते हैं सुइस कनाल पे। पहले अगर फ्रांस से या आप लंदन से अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को भारत या भारत की तरफ किसी भी देश में आना होता था, तो मान लीजिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लंदन आपका इधर है, ये यूनाइटेड किंगडम, तो वो यहाँ से ऐसे चलते थे। ठीक, फिर उसके बाद होते 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 इतना पूरा घूम के तब वो भारत पहुँचते थे। इसमें इनको कई दिन का समय लगता था। पेरिस, फ्रांस से भी कोई भी व्यक्ति को आना होता था भारत या भारत की तरफ कहीं भी, तो इतना लंबा घूम के आना पड़ता था। तो इजिप्ट के पास इन्होंने एक सुरंग का, एक कनाल, नहर का निर्माण किया। ठीक, इस नहर के निर्माण में अब क्या हुआ, ये आपकी मेडिटेरियन सी हो गया। ठीक, ये आपका मेडिटेरियन सी का हिस्सा हो गया, ये आपके रेड सी का हिस्सा हो गया। ठीक, तो इस कनाल को हम सुएज कनाल के नाम से जानते हैं। ठीक, सुएज कनाल। ठीक, ये आपकी सुएज कनाल हो गई। ये आपके मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। अब अगर किसी को लंदन से या फ्रांस से भारत की ओर आना होता था तो उसके लिए काम और आसान हो जाता था। वो यहाँ से आता था मेडिटेरियन सी में, मेडिटेरियन सी से पार करके रेड सी होते हुए भारत पहुँच जाता था। तो यह रास्ता उसका, जो पहले इतना लंबा हुआ करता था, अब रास्ता वो इतना छोटा हो गया। तो इसीलिए सुएज कनाल का निर्माण किया गया था। आप समझ गए, सुएज कनाल को मार्क कर लिया आपने। ठीक, आइए हम लोग थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। ठीक, तो आपका जो पहला कनाल है, फर्स्ट पनामा कनाल, वो यहाँ पे है। ठीक, सेकंड आपका जो सुएज कनाल है, ठीक, सुएज कनाल आपका यहाँ पे है 2 नंबर। ठीक, सुएज कनाल आपका यहाँ पे है। आइए नोट्स पे वापस आते हैं। ठीक, सुएज कनाल ये भी एक मैन मेड, जैसे मैंने बताया, मनुष्य द्वारा निर्मित है। इसको इजिप्ट में है, और इजिप्ट के एक शासक थे मोहम्मद सैयद करके, उन्होंने बनवाया था, इजिप्ट के शासक ने। और जो है इसको बिजिएस्ट मैन मेड कनाल भी कहते हैं। देखिए 2 चीज़ है, एक है बिजिएस्ट कनाल और बिजिएस्ट मैन मेड कनाल। देखिए जो कील की नहर है, कील की नहर सबसे व्यस्त नहर है, पर वह मैन मेड नहीं है, वो उसका ज़्यादातर हिस्सा नेचुरल है। तो कील की नहर को नेचुरल नहर माना जाता है। और बिजिएस्ट मैन मेड कनाल की हम बात करते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित कनाल, तो वो सुएज कनाल है। ठीक, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। कभी भी अगर सवाल आता है कि बिजिएस्ट कनाल मतलब सबसे व्यस्त नहर, तो वो कील की नहर होगी, और बिजिएस्ट मनुष्य द्वारा मतलब सबसे व्यस्ततम मनुष्य द्वारा निर्मित नहर, तो वो सुएज कनाल होगी। ठीक, क्लियर है, बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें भी यही चीज़ हुई है कि इसमें भी कनाल में एक बहुत बड़ा सा लेक पड़ता है बीच में। इस लेक का नाम है ग्रेट बिटर लेक। यहाँ से खोदा गया और बीच में लेक का इस्तेमाल किया गया आपस में नाव को एक दूसरे से पार कराने के लिए। तो ये है सुएज कनाल। सुएज कनाल आपका अफ्रीका और इजिप्ट को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक, इसकी 1869 में इसका निर्माण किया गया था। 1869 में ये टोटल 193 किलोमीटर की है। ये मेडिटेरियन सी को रेड सी से मिलाती है, और इसको फ्रांस और इजिप्ट ने मिल के बनवाया था। ठीक, इसकी पोर्ट सैयद, इधर आप देखेंगे तो पोर्ट सैयद से शुरुआत होके पोर्ट सुएज तक, सुएज के पोर्ट तक जाती है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये है। इसमें देखिए एक चीज़ समझिए,
इसमें भी वही चीज़ हुई कि लंदन से अरेबियन सी की जो दूरी थी वो 89,000 किलोमीटर्स या 10 दिन, इतनी दूरी इसने कम कर दी कि 10 दिन का जो डिस्टेंस था, जो 10 दिन लगता था उतना सफ़र तय करने में, 10 टोटल सफ़र में से 10 दिन के सफ़र को इसने इस कनाल के निर्माण से कम कर दिया। इसमें सुएज़ कनाल बहुत इंपॉर्टेंट कनाल है और इसका इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब फ्रांस ने सुएज़ कनाल को बनाना शुरू किया था तो ब्रिटिश को ऐसा लगता था कि अगर फ्रांस इस कनाल को बना लेगा तो वो हमसे आगे निकल जाएगा, ठीक, वो उनका जो है अरेबियन सी पे ज़्यादा अच्छा कब्जा हो जाएगा, वो हमसे आगे निकल जाएगा। तो इसके लिए इस कनाल के निर्माण के समय बहुत अलग अलग प्रकार की अफवाहें उड़ाई गई। इसको ये कहा गया कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस कनाल को बनाने में और यह पूरी तरीके से मानवता के खिलाफ है। तो यह बात कहीं ना कहीं सच भी थी कि बहुत सारे मजदूर इस कनाल को बनाने के दौरान मारे गए थे और मर गए थे। तो जब यह कनाल बन रही थी तब तक तो ब्रिटेन इसके बिल्कुल खिलाफ था, पर जब यह कनाल पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई तब ब्रिटेन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसको भारत पे अपना कब्ज़ा बनाए रखने के लिए इस कनाल का इस्तेमाल करना था। तो बीच में कुछ समय के लिए ब्रिटेन ने भी इस कनाल पे अपना कब्ज़ा कर लिया था, ठीक। अब फिलहाल यह कनाल पूरी तरीके से इजिप्ट के हाथ में है और इसका टोल पूरी तरीके से इजिप्ट वसूलता है और इजिप्ट के पास है, ठीक। अब एक इसमें बहुत अच्छी न्यूज़ थी कि बीच में अभी आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा नाव था, एक बहुत बड़ा जहाज था जो कि सुएज़ कनाल में फंस गया था और जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया था। उस जहाज का नाम क्या था? तो उस जहाज का नाम था एवर गिवन। उस जहाज का नाम था एवर गिवन। एवर गिवन जहाज पिछले वर्ष, अभी 2 वर्ष पहले सुएज़ कनाल में फंस गया था और जिसकी वजह से ये इस तरह से टेढ़ा होकर फंस गया था और हवा के कारण ये और टेढ़ा होता जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ से और यहाँ से आना जाना बिल्कुल तरीके से ठप हो गया था, सारा ट्रेड बंद हो गया था और कई करोड़ का नुकसान हुआ था इजिप्ट कंट्री को, कई 100 करोड़ का नुकसान हुआ था इजिप्ट कंट्री को। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि अभी रिसेंट में एक नाव थी जो कि जो है सुएज़ कनाल में फंस गई थी, अटक गई थी। तो उस नाव का नाम क्या है, उस जहाज का, शिप का, कार्गो शिप का नाम क्या है? तो कार्गो शिप का नाम है एवर गिवन, ठीक।